कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। एवरी संडे ये कॉम्बैट आपको करवाया जाता है। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कोड रहेगा CM10। अगर आपने इस कोड का इस्तेमाल नहीं किया तो भूल जाइए कि आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने इसमें अच्छे मार्क्स हासिल करे, 40 सवालों के जवाब देने हैं 50 मिनट में, अगर आपने अच्छी नंबर स्कोर कर दिए तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको मुफ्त फ्री में प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा ये रहेंगे कुछ और अनअकैडमी के द्वारा कोर्सेज। किसी भी कोर्स में यदि आपको एनरोलमेंट करना है, मान लीजिए चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC कैटेगरी का हो, UPSC का हो, UPSSC का हो, या फिर स्टेट PCS का हो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये कोड CM10। ये आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट एवं और भी अन्य बेनिफिट्स के लिए आपको यही कोड यूज़ करना है। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। बहुत अमेजिंग सवाल लेकर आऊँगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन एप्लीकेशन पे पढ़ाए हैं, मगर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन ऑल्सो। तो अगर आप ढंग से इन सवालों को तैयार कर लेंगे तो 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं सवाल पढ़ देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। नहीं जवाब दे पाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा क्या रहेगा आंसर। एड्यूर और कुट्टी टूटूर विच वर इन अ न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्टेट। ये जो एड्यूर है और कट्टी कुट्टी टिटूर है, जो खबरों में था, किस राज्य से संबंधित है? ये जो चीज़ है ये किस राज्य से संबंधित है, एवं ये है क्या? ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं क्या और किस राज्य से संबंधित है? क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसे GI टैग दिया गया है। अब GI टैग का मतलब क्या होगा? GI टैग का मतलब होगा जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग की वो बात कर रहा है, ठीक। हाँ जी, मैं पॉलिटी की क्लास यहीं पर करवाऊंगा। आज इसको आप ले लीजिए, कल से पॉलिटी वाला सेक्शन आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक। कल से आपको पॉलिटी वाला सेक्शन यहीं पर मिलेगा। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, परेशान मत हो। सुन लिया जी, बिल्कुल आपकी बात सुन ली। पॉलिटी वाला सेक्शन आपको कल यहीं पर मिलेगा, यहीं नज़र आएगा आपको पॉलिटी वाला सेक्शन। डोंट वरी, मैं आपको करा दूंगा पॉलिटी, मैंने बोला है मैं करा दूंगा, ठीक। चलिए, सवाल है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। क्या चीज़ है ये, वो आपको बतानी है। क्या दिया गया है इसे? GI टैग दिया गया है। GI टैग क्या रहेगा? मान लीजिए कि किसी भी एरिया का कोई प्रसिद्ध आइटम है, जैसे मानते हैं हम कि भाई अपना आगरे का पेठा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बनारस की साड़ी हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो कोंकेन के मैंगोज बताया था मैंने कि ये कोंकेन के मैंगोज को भी दिया गया GI टैग। तो जो कोंकेन के मैंगो थे ना, जिन्हें हम अल्फांजो मैंगोज के नाम से जानते थे, उसे भारत में ज़्यादातर मतलब मात्रा में कहाँ मिलेंगे? वो कोंकेन वाले क्षेत्र में मिलेंगे। महाराष्ट्र रत्नागिरी वाला क्षेत्र आपको पता होगा, तो कोंकेन का क्षेत्र भी वहीं पर पड़ेगा। ये तटीय क्षेत्र आपको मिलेगा कोंकेन का, इस प्रकार से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो यहाँ के मैंगोज को 2018 में दिया गया था GI टैग। तो अब उन्हें जाना जाता है किस आम के नाम से? तो कोंकेन के मैंगोज के नाम से इन आमों को जाना जाता है। सुशील कुमार योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैंगो की प्रजाति है, सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा केरल। किसकी प्रजाति है? ये मैंगो की प्रजाति है, केरल से संबंधित है। केरल के मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? केरल के मुख्यमंत्री रहेंगे पिनारियन विजयन। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद आपको मिल जाएंगे यहाँ के गवर्नर के रूप में। आरिफ मोहम्मद आपको मिल जाएंगे यहाँ पर गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। क्लियर? राज्यपाल से संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और आपका एग्जाम ऐसा होगा जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं ये सवाल आने के। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स पॉइंट बनते हैं आपको सभी समझ आ गए होंगे। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें हैं मैंगो, आम। एक आम की किस्म है, एक आम की प्रकार है। ये तो मैंगोज हैं, ये दोनों ही प्रकार। कहाँ का GI टैग? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड ₹445.75 करोड़ टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। किस राज्य सरकार ने विद्युत नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं? मतलब एक राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने बोला है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ डिटेल में, ठीक। शिवांगी सहाय जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट से भाई, जल्दी से। चलिए, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है मैं आपको मतलब समझाता हूँ, मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई ये आप ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड में ना गड्ढा खोदा जाता है, खुदाई की जाती है, उसके बाद वायरिंग डाली जाती है, उसके बाद वायरिंग डाली जाती है, लाइन बिछाई जाती है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ना ग्राउंड से लेकर यहाँ तक का, मैं इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, वायर और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस रहेगा, उसको बढ़ाने के लिए एक राज्य सरकार ने
445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सवाल यहाँ पर यह है वो कौन सी राज्य सरकार है जो पहले यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के लगा हुआ था, उसको हटाकर अब लगाया जाएगा यहाँ पे एलिफेंट ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। एलिफेंट मतलब हाथी को खड़ा नहीं कर देंगे, कहीं ये बोलो सर अच्छा हाथी को खड़ा कर देंगे और फिर वहाँ तारे बिछाएंगे, ऐसा नहीं है। जो वो शंट वंट कुछ लगाया जाएगा तो वो एलिफेंट टाइप का होगा, केवल इतना आपको याद रखना है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब रहेगा उड़ीसा। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, सवाल का सही जवाब रहेगा उड़ीसा। एक सवाल यहाँ से और बनेगा, जो जूनियर फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था, जो जूनियर फुटबॉल वर्ल्ड कप होना था वो भारत में कौन से राज्य में होना था, सवाल यहाँ पर ये है। इस सवाल को भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना, क्योंकि इस सवाल के चांसेस भी एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि फुटबॉल भी न्यूज़ में है। इसके अलावा हॉकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है भाई, ठीक है ना, हॉकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ये जूनियर फुटबॉल की जगह आप इसको जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कर लो तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको सवाल, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। चलिए, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, अब सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फुटबॉल वाला वो दुरंत कप में अगर लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, दुरंत कप जो 130वें नंबर का हुआ, दुरंत कप, जिसको जीतने वाली टीम का नाम क्या है, FC गोवा, जिसको जीतने वाली टीम का नाम है FC गोवा। इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वाले सवाल का जवाब दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर इस क्लास में पॉलिटी ही की थ्योरी नहीं, साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा। इस क्लास में पॉलिटी की थ्योरी एवं क्वेश्चंस दोनों कराऊंगा, डोंट वरी। आज आप ये क्वेश्चंस ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी था, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाए थे इसीलिए। ठीक, उड़ीसा, और उड़ीसा में भुवनेश्वर जाएगा सवाल का सही जवाब। ये FC गोवा। दुरंत कप का संबंध किससे रहेगा, दुरंत कप का संबंध रहेगा फुटबॉल से। जितने फैक्ट्स, जितने पॉइंट बन रहे हैं एग्जाम के लिए, प्लीज़ सभी को नोट डाउन कर लेना, सभी से सवाल बनने के चांसेस रहेंगे। इसी के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक है, उड़ीसा के मौजूदा मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग, खादी नेशनल फ्लैग की बात कर रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज़ बीन अनवेल्ड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया, एट विच प्लेस ऑफ इंडिया। दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भारत के किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा एक सवाल और रहेगा, भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसका अनुपात कितना है, फ्लैग की रेशो क्या है, नेशनल फ्लैग की रेशो क्या है, नेशनल फ्लैग की रेशो क्या है। ये सवाल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, FC गोवा वाला पॉइंट याद रखना जी, डोंट वरी, मैं करा दूंगा। नवीन पटनायक, गणेशी लाल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग के बारे में सवाल है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लैग के बारे में सवाल है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। नेशनल फ्लैग की अगर रेशियो की बात करें, अनुपात की बात करें, तो 2:3 दिखाएगा सवाल का सही जवाब। अगर 3:2 दे रखा है तो बात सेम ही है, मगर वो पहले किसको कंसीडर कर रहा है, पहले लेंथ को कंसीडर कर रहा है, बाद में ब्रेथ को कंसीडर कर रहा है। यहाँ पर पहले ब्रेथ को कंसीडर कर रहा है, बाद में लेंथ को कंसीडर कर रहा है। इसके अलावा जो भारत का नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया गया था कब, उसे अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा, 22 जुलाई 1947 को ट्राई कलर फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया था भारत के नेशनल फ्लैग के रूप में। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा भारत के नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया था। इसके अलावा अगर एक सवाल और पूछ लिया जाए कि फ्लैग जो भारत का झंडा है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, या झंडे को किसके द्वारा बनाया गया है, तो आप जवाब देंगे पिंग्याली वेंकैया, जो आंध्रा से संबंधित थे। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ये 22 जुलाई वाला सवाल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके अलावा 1-2 सवाल और बन जाते हैं फ्लैग से संबंधित, कि भारत का जो झंडा है, इंडिया का जो फ्लैग है, उसमें जो रंगों का अनुपात है, चाहे वो केसरी रंग हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे हरा रंग हो, तो रंगों का जो अनुपात है, रंगों का अनुपात एकदम बराबर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कलर किया गया है भारत के फ्लैग में। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इक्वल कलर की मांग किसके द्वारा की गई थी, या फिर किसने सजेशन दिया कि भाई कलर इक्वल होने चाहिए, तो आप जवाब देंगे सर इक्वल कलर की जो मांग है वो करी गई थी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदन में खड़े होकर ये बात बोली कि भाई जो झंडे का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, रंगों का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्लियर। सवाल का सही जवाब है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी आपको लेह मिल जाएगी, और लद्दाख में आपको बैठे हुए कौन नजर आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहाँ के LG का नाम क्या है, यहाँ के गवर्नर मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। एक ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी जवाब दे दीजिए फटाफट। चलिए, अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, दयाल रोहित जी याद है सर, बहुत बढ़िया।
ये सभी फैक्ट्स, ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखना कि भारत का जो झंडा है ना वो सिमिलर है कांग्रेस के फ्लैग की तरह, क्योंकि जो कांग्रेस का झंडा है वो उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था, पिंग्याली वेंकैया के द्वारा किया गया था। और महात्मा गांधी ने ये मांग करी थी कि जो बीच में रखा जाए वो चरखा रख लिया जाए, ठीक है। मगर क्या रखा गया, तो आप सभी लोग जानते हैं, अशोक चक्र को रखा गया। क्लियर। इसमें 24 स्पाइक्स आपको नजर आ जाएंगी, 24 तिल्लियां आपको इसमें नजर आएंगी। हर एक तिल्ली एक अलग मतलब को दर्शाती है, मगर एसएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है उसका मतलब, ठीक है। मगर 24 तिल्लियां आपको नजर आ जाएंगी, वो किसको दर्शाती हैं, तो हर घंटे को दर्शाती है वो, पर आर को वो दर्शाती है। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं सारे आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा दुनिया के 106 देश ऐसे हैं जिनके झंडे का अनुपात आपको क्या मिल जाएगा, 2:3 ही मिल जाएगा। ये बात भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है क्लीन इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड फ्रॉम विच स्टेट। स्वच्छ भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य से किया गया है। चलिए, क्लीन इंडिया प्रोग्राम का जो उद्घाटन है वो भारत के किस राज्य से किया गया है। ऑप्शन है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात। चलिए जवाब दीजिए। फर्स्ट जियोथर्मल वाला पॉइंट भी आपको मैंने करा दिया था। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। अगर वो फ्लैग वाला सवाल देखा जाए कि किस ओकेशन पे वो किया गया है, मतलब ऐसा कौन सा कार्यक्रम था कि लद्दाख में सबसे बड़ा खादी फ्लैग इनॉग्रेट किया गया। मान लीजिए सवाल एग्जाम में यही आ जाए कि भारत में सबसे बड़ा खादी फ्लैग इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, लेह लद्दाख, मतलब लद्दाख में। अब सवाल वहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है क्यों। अब आपके भाई पूरी सिट्टी पिट्टी गोल, तो वहाँ पर आप जवाब देंगे कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और इनकी 152वीं वर्षगांठ पर, 152वीं जयंती पर यह काम किया गया, फ्लैग को इनॉग्रेट किया गया। ये पॉइंट याद रखना भाई, चांसेस बनेंगे एग्जाम में, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। स्वच्छ, वो भाई हिंदी में अलग पढ़ना, इंग्लिश में अलग पढ़ना। क्लीन इंडिया प्रोग्राम की बात कर रहा है, स्वच्छ इंडिया भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करेंगे तो नाम वही आ जाएगा। सवाल का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यूपी। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश, यूपी है। यूपी का एग्जाम होना है, आप सभी लोग जानते हैं, और यूपी के एग्जाम में इस सवाल के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब दोनों डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। कौन कौन से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके साथ साथ यूथ एंड अफेयर्स मिनिस्टर, जो भारत के मंत्री आपको मिल जाएंगे जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से इसे शुरू किया, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से इसे शुरू किया गया है। ये मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगा, ये आपको प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाएगा। किसने इसे इनॉग्रेट किया है, इसे इनॉग्रेट करने वाले व्यक्ति का नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, क्या कोई बता पाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। अनुराग ठाकुर पहले हुआ करते थे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। सर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि भाई वो उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर थे या फिर वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे। सर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। उनके अंडर ही एक जूनियर डिपार्टमेंट और बना रखा जिसका नाम रखा गया स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। वो कौन संभाल रहा था, अनुराग ठाकुर। उस पद से उन्हें हटाकर उन्हें नया पद दिया गया, कौन सा, उन्हें बना दिया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर बना दिया गया, तो उन्हें खेल मंत्रालय सौंप दिया गया, जो पहले किसके पास था, जो पहले पास था किरण रिजिजू के। ये पहले किसके पास था, ये पहले किरण रिजिजू के पास था। किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है, इनके पास लॉ मिनिस्ट्री आपको नजर आएगी, इनके पास कानून मंत्रालय आपको नजर आएगा। ये सभी सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी सिक्स सेंस मुझे धोखा नहीं देती। अगर मैं इतना श्योरिटी से बोल रहा हूँ चांसेस हैं, तो सर पूरे चांसेस हैं। सर एसएससी जीटी का, हाँ जी अमित पी महादेव महाकाल जी, सर एसएससी जीडी का ही पढ़ा रहा हूँ, और मैं 100% बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 100% के साथ बोल रहा हूँ, चांसेस पूरे, मैं 100% बोल रहा हूँ भाई, चांसेस भी छोड़िए, आएंगे ही आएंगे सर ये सवाल एग्जाम में। क्लियर। सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश। उम्मीद करूंगा पॉइंट समझ आ गया होगा जितने आपके सामने मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम बाय द यूपी गवर्नमेंट। यूपी सरकार द्वारा अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर CK रंगनाथन। ये सवाल पहले भी पढ़ाया है, इजीली आप जवाब दे पाएंगे। चलिए आकाश विकास जी बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम सर। क्लास को लाइक कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए क्लास को एक बार लाइक भी कर दीजिए और क्लास को एक बार जल्दी से फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। कुछ ऐसे सवाल जो आपने मतलब पढ़े होंगे मगर समझे नहीं होंगे, समझ नहीं आए होंगे, उन सभी चीज़ों को यहाँ मैं आपको एक ही क्लास में क्लियर करा दूंगा।
कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर सी रंगनाथन। एक सवाल आपसे और पूछूंगा सर, एक एयरलाइंस है, एक एयरलाइंस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था हाल फिलहाल में, एयरलाइंस ने, चलिए ब्रांड एम्बेसडर तो छोड़िए, एक एयरलाइंस ने ना एक सोनू सूद जी को उनको थैंक यू कहने के लिए अपने जो फ्लाइट है उसकी फ्लाइट के ऊपर पूरा का पूरा सोनू सूद जी का चित्र लगाया था। वो एयरलाइंस का नाम क्या है? एक सवाल तो ये रहेगा। इसके अलावा किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, शायद कोरोना कैंपेन के लिए? एक सवाल ये रहेगा। तो सोनू सूद वाला सवाल आप अलग से रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है कंगना रनौत। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कंगना रनौत को। किसने बनाया? तो आप जवाब देंगे योगी आदित्यनाथ ने। अब योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम क्या है? ये सवाल रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो हमें पता होना चाहिए। जवाब दीजिए भाई। योगी आदित्यनाथ जी का असली नाम क्या है? रियल नेम ऑफ योगी आदित्यनाथ, जो कि मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। क्लियर। उत्तर प्रदेश में से एक और राज्य निकला था सन 2000 में, जिस राज्य का नाम रखा गया था उत्तरांचल। ये वही उत्तरांचल है जिसे आगे जाकर 1 जनवरी 2007 को बना दिया गया, यूके मतलब उत्तराखंड। तो उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बनाया गया था बाद में, आप सभी लोग जानते होंगे। पहले ये यूपी का ही भाग था। तो अगर यूपी आज इतना बड़ा है तो पहले कितना बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। पंजाब गवर्नमेंट वाला सवाल हो जाएगा सोनू सूद वाला, पंजाब गवर्नमेंट वाला सवाल हो जाएगा सोनू सूद वाला। एयरलाइंस आपको स्पाइस जेट मिल जाएगी, जितना मुझे याद है। एयरलाइंस आपको मिल जाएगी स्पाइस जेट। ये स्पाइस जेट वही एयरलाइंस है जिसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहली बायोफ्यूल फ्लाइट उड़ाई थी सन 2018 अगस्त के महीने में। क्लियर। उम्मीद करूंगा जितने फैक्ट्स बनते हैं सभी आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। एज पर द गवर्नमेंट डाटा, विच स्टेट वॉज द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द स्मॉल सेविंग स्कीम्स इन जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर ऑफ 21-22? सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में लघु बचत योजना में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा था? वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में? और सेकंड नंबर का स्टेट कौन सा है ये भी बताइए। फर्स्ट स्टेट तो बताइए, साथ साथ ये बताइए सेकंड स्टेट कौन सा है। ये सेकंड स्टेट वाले चांसेस भी बन सकते हैं क्योंकि इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सभी फैक्ट्स, ये सभी पॉइंट्स आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे भाई, ये चांसेस बनेंगे एग्जाम में। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए एक बार जल्दी से, फटाफट से। क्लास को लाइक भी कीजिए और क्लास को शेयर भी कीजिए एक बार जल्दी से, अगर आप सही मायने में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। देखो यार, बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए जीके जीएस, बहुत ही सारे, अनगिनत आपको प्लेटफॉर्म भी नजर आएंगे, मगर क्या सही पढ़ रहे हैं? अगर वो दिल, मतलब वो जैसे पहली बार तुम्हें क्रश हुआ होगा, पहली बार वो मोहब्बत हुई होगी, तो तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड की तरफ दिल है ना, वो उसमें लगा होगा कि नहीं यार, यही बिल्कुल सही व्यक्ति है मेरे जीवन के लिए। वो सही वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, सही वाले क्रश की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हें मतलब लास्ट तक तुम्हारे साथ चल सकता है। ऐसा तुम्हें कभी इंट्यूशन हुआ होगा, कभी ऐसा लगा होगा कि नहीं सही पर्सन है, तो उसी आधार पे सवाल को देख के अगर लग रहा है कि नहीं यार यही सही क्वेश्चन है, बन सकते हैं। क्योंकि अगर ये सवाल एग्जाम में आए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% बच्चे केरल लगा कर आएंगे, 90% बच्चे केरल लगा कर आएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी चीज़ें सबसे बेहतर है। मगर इस सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य रहा सर? सेकंड नंबर पे जो राज्य रहा उसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये दोनों ऑप्शन में दे दिए गए, पहले बच्चा यूपी काटेगा, कह रहा ये तो होगा नहीं, कह रहा ये तो होगा नहीं, कह रहा ये हो नहीं सकता, कह रहा केरल बच गया, ठीक करिए आगे बढ़िए, क्यों गलत में टाइम वेस्ट करना। सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। 1911 में अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई राजधानी को बदलकर क्या कर दिया जाए, दिल्ली। और दिल्ली अनाउंसमेंट करी गई 11 में, मगर बनी कब? बनी 12 में। तो जो सवाल एग्जाम में आएगा उस आधार पर जवाब देना। उसके अलावा 1931 में दिल्ली से राजधानी को कर दिया गया नई दिल्ली। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नाबार्ड, सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए भाई, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले सवाल बनता है नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को, 1982 को। नाबार्ड अप्रूव्ड अ क्रेडिट प्लान फॉर यक हस्बेंड्री। सर वो आपने यक देखा होगा, वो गाय जैसा एक जीव है, आपने देखा होगा ज़रूर, ठीक है। तो यक हस्बेंड्री इन विच स्टेट, नाबार्ड ने किस राज्य में यक पालन के लिए, मतलब उनको पालने के लिए, उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए, पालन के लिए उनके लिए एक क्रेडिट योजना को मंजूरी दी है? कौन से राज्य में? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या फिर कर्नाटका में? 7वें नंबर का सवाल है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए भाई जल्दी से।
12 जुलाई 1982, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। इसके अलावा 12 जुलाई को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप कर सकते हैं। एक सवाल तो आपसे मैं पहले ये पूछूंगा, वो फैमिलीज़ डे कब मनाते हैं? शायद मैं सही हूँ, फैमिलीज़ डे करके एक डे आपको मिलेगा, वो फैमिलीज़ डे कब मनाएंगे? एक सवाल तो आपको ये मिलेगा। इसके अलावा 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला यूसुफ डे, आप सभी लोग जानते होंगे। 12 जुलाई को आपको नज़र आएगा मलाला यूसुफ डे। 2014 से मनाया जा रहा है, 2014 से, 2014 में ही 2013-14 से मनाया जा रहा है। 2014 में मलाला यूसुफ जे को दिया गया था नोबेल पुरस्कार शांति के लिए, और इस बार वाले नोबेल पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि नोबेल प्राइज़ की ट्रिक जो इस बार जितने लोग जीते हैं वो नोबेल प्राइज़ की ट्रिक बनाकर आपको पढ़ा दूं, ताकि यार आपका काम बेहतर हो जाए। नोबेल प्राइज़ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीडी में, पूर्णतः चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि जीडी में सवाल आएगा 15 मई। बहुत बढ़िया। चलिए, सवाल का जवाब अरुणाचल प्रदेश है। आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे एप्लीकेशन पे, जिस बीच में छुट्टी रही है हमारी उस बीच में एप्लीकेशन पे काम किया था। ये सवाल आपको एप्लीकेशन में पढ़ाया गया था। सवाल का सही जवाब अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश से सूर्योदय होता है और सूर्य डूबता कहाँ है? द्वारका के गुजरात में डूबता है, गुजरात के द्वारका में डूबता है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना सूर्य का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है, 2 आवर्स का अंतर है। ये बात भी याद रखना, इसे ही बोलते हैं टाइम जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। नाटा संकीर्तना हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? ये नाटा संकीर्तन की बात कर रहा है, किस राज्य में शुरू हुआ है? ये फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है, किस राज्य में शुरू हुआ है? चलिए जवाब दीजिए। नाटा संस्कृतन की वो बात कर रहा है। ये जो नाटा संस्कृतन है वो भारत में किस राज्य में शुरू किया गया है? फेस्टिवल है, त्योहार है। और क्लास को शेयर वेयर कीजिए भाई, क्लास को लाइक वाइक कीजिए। कहाँ पर हैं सभी? एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अरे इससे अच्छा तो रिकॉर्डिंग ही चलवा दूंगा फिर मैं कल से, ध्यान रखना ये बात। अब तुम्हारे यहाँ पे डाउट भी तो क्लियर होंगे लाइव क्लास लेंगे तो। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? मणिपुर, असम, मेघालय या फिर बिहार? एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। मीराबाई चानू, आपको मैंने पढ़ाया ये सवाल भी, मीराबाई चानू वाला। मीराबाई चानू कौन है? सबसे पहले सवाल बनेगा तो सर भरोतालन वेट लिफ्टर है। भरोतालन मतलब वेट लिफ्टर है। अब पहला कौन था जिसने भरोतालन वेट लिफ्टर में मेडल जीता था? कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उनका नाम आपको मिलेगा मल्लेश्वरी, मैं थोड़ा सा आगे का नाम बोल रहा हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी नाम मिलेगा। 2000 में जो ओलंपिक्स हुए थे, कहाँ पर? ये वाले ओलंपिक्स हुए थे सर अपने ऑस्ट्रेलिया में। तो 2000 ओलंपिक्स जो हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था मेडल। अब इस बार मीराबाई चानू ने जीता भरोतालन में। कितनी कैटेगरी में जीता है? 49 केजी कैटेगरी में ये मेडल जीता गया है। कितना वेट उन्होंने उठा लिया? तो वेट उन्होंने उठाया है 202 किलो, 22 केजी वेट उन्होंने उठाया है। क्लियर? इसके अलावा किस राज्य से वो बिलोंग करती हैं? तो वो बिलोंग करती हुई नजर आएंगे आपको मणिपुर से। इस सवाल का जवाब भी क्या है? इस सवाल का जवाब भी आपको मणिपुर ही नजर आएगा। याद रखना, सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। तो मणिपुर के इम्फाल में ये फेस्टिवल आपको होता हुआ नजर आएगा। मणिपुर के इम्फाल में आपको फेस्टिवल होता हुआ नजर आएगा। इस फेस्टिवल में डांस, म्यूजिक, ये सब चीज़ें हुई हैं। 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 3 दिन लंबा ये कार्यक्रम चला है। सवाल का सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। एवं चलिए बहुत बढ़िया, 202 किलो, 21 नहीं 2019 नहीं 202 केजी। समिता सैनी जी अपडेट कर लीजिए, 202 केजी है सवाल का सही जवाब। मैम ये भी बन सकता है सवाल का सही जवाब। ठीक है, मतलब ये सवाल भी डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि कितने केजी उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 49 केजी में पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर जो उन्होंने एक साथ नहीं उठाया, कुल मिलाकर जो उन्होंने वेट उठाया वो कितना वेट था? तो 202 किलो आपको वेट मिलेगा, 202 केजी आपको वेट नजर आएगा। सवाल का सही जवाब है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक साइन अ पैक्ट with NABARD to boost ongoing rural development initiative in which state? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किस राज्य में चल रही ग्रामीण विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है? अब सवाल एक और बनेगा यहाँ पे, ये फाइनेंस बैंक का नाम उसने लिख रखा है ना AU स्मॉल। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, इतना बड़ा सवाल आपके एग्जाम में वो पूछने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने केवल पूछा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अब आपने बोला हम तो बड़ा सवाल पढ़ के आए हैं, छोटे मोटे सवाल तो भाई हमें पढ़ाए नहीं गुरुजी ने। ठीक, हम बड़ा सवाल पढ़ के आए हैं, छोटे मोटे सवाल हमने बैरन सिंह मिलेंगे और गणेशी लाल मिलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई।
सवाल का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर हरियाणा। एयू स्मॉल फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन मिलेगा? आमिर खान और कियारा आडवाणी। आमिर खान को तो एक बार आप जानते हो चाहे ना जानते हो, मगर कियारा आडवाणी को तो आप पर्सनली जानते होंगे। ठीक, चलिए सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए चलिए सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सबसे छोटा राज्य, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो गोवा आपको नजर आएगा। गोवा का कुल क्षेत्रफल आपको नजर आएगा 3706 स्क्वायर किलोमीटर। ये सवाल कब न्यूज़ में बना कि भाई भारत का सबसे छोटा राज्य जो है उसका क्षेत्रफल कितना है? सर ये राज्य वाला सवाल तब बना जब 2018 में ये सवाल मैंने पढ़ाया था एक ऑफलाइन सेंटर में खड़े होकर। ठीक, और ये सवाल 2018-19 के पेपर में सीपीओ में पूछा गया। उसके बाद से तो ये सवाल भाई साहब सुर्खियों बनाता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि गोवा का कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है, तो गोवा का कुल मिलाकर क्षेत्रफल आपको 3706 स्क्वायर किलोमीटर नजर आएगा। सवाल का सही जवाब राजस्थान। राजस्थान से संबंधित एक सवाल बनता है एग्जाम में, जो बनता ही बनता है कि भाई एक बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 वाला, उसमें सवाल पूछा गया प्रियंका चोपड़ा की शादी कहाँ पर हुई है? बताइए जरा, भारत में प्रियंका चोपड़ा की शादी कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी, जोधपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी या जैसलमेर में हुई थी? सर ये ऑप्शन थे। ठीक, उदयपुर में हुई थी, जयपुर में हुई थी, जोधपुर में हुई थी या जैसलमेर में हुई थी? जवाब दीजिए ज़रा, सर्च करके बता दो तुम पीसी की। चलिए क्या रहेगा सवाल का? जी बहुत बढ़िया, खुशविंदर सिंह जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ीसा बॉय अजीत खेती जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल का सही जवाब राजस्थान। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर मौजूद है? ये सवाल हमेशा बनता है। 1949 में राजस्थान के हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और राजस्थान का हाई कोर्ट भारत में मौजूद कहाँ पर है? ये सवाल हमेशा बनता है एग्जाम में, कई बार बना है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं कौन है, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं सीधा, हम भी वहीं से संबंध रखते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आप सबसे करप्ट स्टेट में टॉप करता है राजस्थान, ये भी याद रखना। अगला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इन विच स्टेट? वो बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला रखी है, किस राज्य में? सर ये ऑनलाइन आधारशिला रखी गई है, मतलब डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर केरल में। अगर हम हाई कोर्ट के संबंध में बात करें तो 2017 में एमटीएस का एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया था, ऑफलाइन वाला पेपर हुआ था जो लीक हो गया था भाई। पर्चा ही बाहर मिला, बच्चा पेपर देकर अंदर आया, पर्चा उसे बाहर मिला, तो जब पर्चा बाहर मिला तो उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। वहाँ सवाल पूछा गया था कि भारत में कुल मिला के हाई कोर्टों की संख्या कितने हैं? तो भारत में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट हैं। जो 25वां हाई कोर्ट बनाया गया था वो बनाया गया था विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ मौजूद है? आंध्र प्रदेश में मौजूद है। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य थे, मगर 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नया राज्य बना दिया गया एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर। इसके साथ साथ तेलंगाना ने हाल फिलहाल में लिबरेशन डे मनाने की मांग करी है। लिबरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुक्ति दिवस। केरल ने तेलंगाना ने बोला कि हमें मुक्ति मिली थी हैदराबाद से, मतलब हैदराबाद के निज़ाम थे भाई साहब, कब्जा कर रखा था, भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद ऑपरेशन पोलो चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और आज़ाद करवा लिया गया हैदराबाद को बंदूक की नोक पर। ये सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस स्टोरी है। तो तेलंगाना कह रहा है कि हमें लिबरेशन मिली, हमें मुक्ति मिली, तो हम मनाना चाहते हैं मुक्ति दिवस, क्योंकि हम 1949 में हुए थे आज़ाद। ये मांग करी है तेलंगाना ने। अभी भारत में कौन कौन लिबरेशन डे मनाता है? भाई गोवा मनाता है। कब मनाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा का लिबरेशन डे, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद हुआ था गोवा। किससे आज़ाद हुआ था? पुर्तगाल से। क्लियर? उम्मीद करूंगा ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है राजस्थान। इस सवाल के चांसेस हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि मोदी जी ने जब इनॉग्रेट किया था ये ऑल इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा वाला जो इनॉग्रेट किया था ना, एम्स जो दिल्ली में ही है, ओखला में मिलेगा आपको, जब उसे इनॉग्रेट किया था वो वाली न्यूज़ बनी थी एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। 11वें नंबर का सवाल है, यूनियन लॉ मिनिस्टर। यहाँ तक का सवाल मान लीजिए कि भाई जड़ी बूटी है, सवाल बनेगा एग्जाम में कि भारत के मौजूदा कानून मंत्री कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है? तो आप जवाब देंगे किरण रिजिजू भारत के मौजूदा कानून मंत्री हैं। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया इन विच स्टेट? केंद्रीय कानून मंत्री ने किरण रिजिजू ने किस राज्य में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? सर आर्बिट्रेशन क्या होगा?
मान लीजिए कुछ कानूनी पेच है जो स्पोर्ट्स से संबंधित अटका हुआ है, तो उसकी फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया है। पहला कहाँ पर, सवाल ये है। उम्मीद करूंगा सवाल आपको समझ आ गया होगा ईमानदारी से। चलिए और जवाब दे दीजिए अब बेईमानी से। 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 11वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत बढ़िया। मैं आप लोग सभी से उम्मीद करूंगा कि 26,000 वैकेंसीज हैं और इस बार नौकरी लगनी है यार। 26,000 में तुम 26 बच्चे तो लग सकते हो ना। अगर 26,000 वैकेंसीज में से 26 बच्चे भी नहीं लग पाएंगे तो फिर दिक्कत रहेगी बड़ी। मेडिटेशन, बहुत बढ़िया। आप खुद सोचिए आर्बिट्रेशन का मतलब मेडिटेशन कैसे हो सकता है। वो लॉ मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, तो कानूनी जो भी पेच फंसे होंगे, कानूनी जो भी मामले फंसे होंगे, उसको निपटाने के लिए ये करा गया है, ये कार्य किया गया है। कहाँ पर मौजूद रहेगा? गुजरात में मौजूद रहेगा। किसके द्वारा करवाया गया है? तो आप बोलोगे किरण रिजिजू के द्वारा। क्यों ये करेंगे? क्योंकि आप समझ सकते हैं कानून मंत्री है, तो इनके द्वारा ही ये कार्य करवाना जरूरी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी स्पोर्ट्स सेक्टर के। क्लियर? उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है विच स्टेट हैज इनॉग्रेट पैलीम्यूटम ऑफ द नेशन। फर्स्ट पैलीम्यूटम, ये पैलीम्यूटम का संबंध सर जंगल से रहेगा, फॉरेस्ट से रहेगा, बस इतना ही आप याद रख लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉलन पार्क, फर्स्ट पॉलन पार्क, चलिए फर्स्ट पॉलन पार्क जो था भारत का, वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था? इसका जवाब भी दीजिए। CHSL में पूछा गया सवाल है पॉलन पार्क वाला, जो बीच में स्टॉप हो गया था ना CHSL, तो स्टॉप होने से पहले वाले जो सेक्शन में हुआ था एग्जाम, उसमें ये पॉलन पार्क वाला सवाल पूछा गया था। फर्स्ट फायर पार्क वाला सवाल पूछा गया था। तो जहाँ पर पॉलन पार्क आपको मिलेगा वहीं पर आपको मिलेगा पैल्म्यूटियम ऑफ द नेशन। फर्स्ट पैल्म्यूटियम ऑफ द नेशन किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने देश के पहले प्लैनेटियम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर झारखंड। दोनों तरीके से सवाल इंपॉर्टेंट है। पोलैंड वाला भी सवाल पूछ सकता है सर। GD के पेपर आ गए 15 नवंबर से। हिमांशु शर्मा जी, सर मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई मैं 100% गारंटी लेता हूँ सर, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ लगभग 96%, 96%, 96% की गारंटी मेरी है सर। 40 नंबर की GK आने वाली है, आप सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए सर। इसमें से मतलब जो 40 नंबर की आपकी GK बनेगी ना, उसमें से अगर आप मुझे अच्छे समय से फॉलो कर रहे हैं तो मिनिमम बहुत कम से कम, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप मुझे लगभग फॉलो कर रहे हैं 3-4 महीने के आसपास से, तो 30 तो पक्के हैं सर। 30 क्वेश्चन तो आप मान लीजिए लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं 1 महीने से, तो सर मैं आपको बोलूँगा लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 नंबर का काम आपका मेरी तरफ से हो जाएगा। और अगर आप मुझे अच्छे खासे समय से फॉलो कर रहे हैं, एक लंबे समय से, और आगे के महीने में भी आप मुझे फॉलो करने वाले हैं, तो 33-34 के आसपास नंबर आपके हो जाएंगे आराम से, ठीक है। MTS में किसी का सवाल आया नहीं आया, हमारे सवाल ज़रूर आए हैं, ठीक है। अच्छा 25 क्वेश्चन आएंगे GK के, तो भाई 25 में से आप मान लीजिए कि लगभग मिनिमम से मिनिमम 23 का काम हमारा है, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब उत्तराखंड है। इसका जवाब क्या रहेगा? इसका जवाब भी उत्तराखंड रहेगा। फायर पार्क कहाँ मिलेगा ये बता दीजिए। भारत का पहला फर्स्ट फायर पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट फायर पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट फायर पार्क ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर नजर आएगा? इस सवाल का जवाब और दे दीजिए जल्दी से, ठीक। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है निर्भया एक पहल प्रोग्राम अंडर मिशन शक्ति फेज 3 हैज़ बीन लॉन्च बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। सवाल में ही जवाब उसने दे दिया है, अगर आप समझ पाए क्वेश्चन को। मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू करा गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर मैं SBI PO तक फॉलो करूंगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जी, बहुत बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो सर आराम से ठीक हो जाएगा। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, उसने जवाब दे ही दिया है, क्वेश्चन में उसने जवाब दे दिया ऑटोमेटिकली। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है, यूपी है, ठीक है। सवाल का सही जवाब उत्तर प्रदेश है, यूपी है। यूपी से ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में भी सवाल पूछे जाने के, क्योंकि चुनाव है 2022 में। तो आप जान सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं वो आपको भी दिखाना चाहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में हमने ये कार्य किया है, सरकार की मंशा रहेगी है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश से चांसेस ज़्यादा रहेंगे सवाल पूछे जाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सोजत मेहंदी एक मेहंदी है। मेहंदी आप जानते होंगे भाई, हाथों में भी लगती है, बालों में भी लगती है, तो वही मेहंदी की एक प्रकार है। मेहंदी का नाम है सोजत मेहंदी। को किस राज्य ने भौगोलिक संकेत GI टैग दिया है? वो भारत का कौन सा राज्य है जिसने सोजत मेहंदी को GI टैग दिया है?
जीआई टैग क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग की वो बात कर रहे हैं। सिंपल सा उदाहरण याद रखिए, बनारस की साड़ी, मम्मी कई बार बोलती होगी घर में पिताजी को कि इतना कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो। जो सरकारी हैं उनको तो यही बोलते होंगे, प्राइवेट वालों भी भाई अच्छी खासी माता रानी की कृपा बनी रहे सब पर, तो यही बोलते होंगे इतना कमा रहे हो, एक बनारस की साड़ी ही दिलवा दो। तो भाई ये बनारस की साड़ी जो शब्द है सर, साड़ी साड़ी है मगर बनारस जीआई टैग दे रहा है उसे, क्लियर। इसी प्रकार से सोजत मेहंदी को कौन से राज्य ने दिया है जीआई टैग, गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर हरियाणा। चलिए, अगर देखिए आप सही मायने में विद्यार्थी, मतलब अगर आप सही मायने में एक प्रॉपर स्टूडेंट खुद को मानते हैं कि यार हम एक प्रॉपर स्टूडेंट है, हमें एग्जाम क्रैक करना ही है, तो मैं आपको कई बार मैंने बोला है, सजेशन दिया है ये, कि आप स्टेट वाइज नोट्स बना लीजिए। आप ना स्टेट वाइज नोट्स बना लीजिए। अब स्टेट्स वाइज नोट बनाने का तरीका क्या होता है सर, आप 28 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 56 पेजेस या फिर 90 पेजेस बना लीजिए। 90 पेजेस की कॉपी ले आइए, एक पेज पे लिखिए अरुणाचल प्रदेश, 2 पेज छोड़ दीजिए, अगले पे लिखिए आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग कर लीजिए। उस राज्य में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो स्टैटिक जी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो नोट डाउन करते रहिए राज्य में। जैसे राजस्थान से संबंधित आज ये तीसरा सवाल है, सवाल का जवाब राजस्थान है। अब 3 सवाल आपको आज राजस्थान से मिले, मैं मानता हूँ काम आपका ज़रूर बढ़ जाएगा, मगर जी के एकदम सरल हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। अब आपको पता है कि यार जीके में पूछेगा ही, राज्य भी पूछेगा, स्क्रीन पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको लगता है कि यार चलो आज फटाफट रिवाइज कर लें, राजस्थान खुला, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट में पूरा राजस्थान रिवाइज हो जाएगा, केवल 5 से 10 मिनट में, चाहे उसमें 100 क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये एक अच्छा तरीका है पढ़ने का, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, सोजत मेहंदी, याद रखना। इसके अलावा वो इड्डीगुड़ जो आपने पढ़ा था केरल, वो मैंगो को आप केरल में जोड़ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, जुडीमा इज अ राइस वाइन फ्रॉम विच स्टेट। वो बोल रहे हैं एक चावलों की प्रकार है, ब्रू जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। एक चावल है, चावल को ना वाइन डाल के पकाया जाता है तो ब्रू बनता है, एक सूप जैसा कुछ बनता है। वो बोल रहा है किस राज्य ने उसे भाई साहब जीआई टैग दिया है जुडीमा राइस को, केरल ने, असम ने, मणिपुर ने या फिर नागालैंड ने। जैसे मणिपुर से आपने देखा एक सवाल आपका बना, वो फेस्टिवल वाला सवाल आपका बना, वहीं पर मीराबाई चानू आपका बन गया। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो वो मीराबाई चानू को और वो अपना फेस्टिवल को उसको जोड़ दीजिए मणिपुर में, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी, ठीक। करंट अफेयर का भी, स्टैटिक जीके भी, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। अब आज जो करंट अफेयर है कल जाके स्टैटिक जीके बनता है। अब ये एक सवाल आपसे मान लीजिए 3 महीने बाद पूछेगा, तो ये थोड़ी बोलोगे करंट अफेयर है, 5 महीने बाद पूछेगा कि भाई जुड़ीवा चावल को किस राज्य ने जीआई टैग दिया था। तो सिंपल सी बात है भाई, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है असम। अब हम असम की अगर बात करें, असम में 7 नेशनल पार्क हैं, हाल फिलहाल में 2 नेशनल पार्क नए बनाए गए हैं। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे आपको नज़र आएंगे। एक सींग वाले गैंडे अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये जो वन हॉर्न राइनो है ना, न्यूज़ में रहा है, क्योंकि असम सरकार में हेमंत विश्वास मिल जाएंगे आपको मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने वो सींग जलवाए हैं, गैंडों के सींगों को जलवाया है, बर्न करवाया है। इसके अलावा राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया केवल औरंग नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में है। अब असम में क्यों ना एक बारी में नोट्स बना लिए जाएं, पूरा काम कर लें। भाई नौकरी देखो ऐसी लगती है यार, जब मैं खुद पढ़ता था ना वनडे एग्जाम्स के लिए, तो मैं ऐसे ही पढ़ता था कि मेरा दिमाग चलता था अलग तरीके से कि यार वो विद्यार्थी भी तो यही पढ़ रहा है, सर की क्लास ले रहा है, मैं भी सर की क्लास ले रहा हूँ, मैं क्या अलग करूँ। तो ये आप अलग कीजिए। सवाल का जवाब क्या है, असम। असम की राजधानी दिसपुर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2020 वाला, कैपिटल तक पूछी गई थी उस एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द स्वीट कुकुम्बर ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड आ जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। किस राज्य के मीठे ककड़ी को भौगोलिक पहचान या फिर जीआई टैग से सम्मानित किया है, नागालैंड ने, हरियाणा ने, झारखंड ने या फिर असम ने। 16वें नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, प्रबल पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है सर, हमें भी गुड इवनिंग कर दो कभी कभी। चलिए, बाकी देखिए अभी मेरा एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ मैं, मेरा भी टारगेट है कि भाई एग्ज़ाम टारगेट रहे और मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल मेरे ही पढ़ाए हुए आपको नज़र आए। अरे यार किसी के भी नज़र आए, बस एग्ज़ाम में नज़र आए, सीधी सी बात ये है, किसी के भी नज़र आए, बस एग्ज़ाम में नज़र आए, सवाल तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। सवाल का सही जवाब नागालैंड है। नागालैंड को बोला जाता है स्टेट ऑफ फेस्टिवल या फिर लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ गया कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कल यूपीएससी के एग्जाम में 10 क्वेश्चन थे पॉलिटी के, भाई मतलब थोड़ा सा अच्छा सा भी फील होगा कि उसमें से 7 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे थे, 7 क्वेश्चंस। अगर आपको याद होगा, जो बच्चे मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, प्रबल पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, पुराने प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करते थे, उन्हें याद होगा कि मैंने कई बार एक क्वेश्चन पढ़ाया है कि भारत की जो संसद है ना,
इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक मंदिर से उधार लिया गया है। वो मंदिर कौन सा है? वही 64 योगिनी मंदिर जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मुरैना में। ये सवाल था भाई साहब कल यूपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, मैं मानता हूँ स्टेटमेंट कंक्लूजन पे था, मगर केवल एक या दो स्टेटमेंट, मतलब पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट ही उसमें ठीक थी, और एक स्टेटमेंट ये वाली थी उसमें कि भारत के जो मंदिर की आकृति है, भारत के जो संसद की आकृति है वो एक मंदिर से उधार लिया गया है, डिज़ाइन मतलब कॉपी किया गया है। वो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, मध्य प्रदेश मुरैना वाला। ये सवाल यूपीएससी के एग्जाम में था कल। सवाल का जवाब है नागालैंड। नागालैंड को बोला जाता है क्या? स्टेट लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत में कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके अलावा ब्लैक काला घोड़ा फेस्टिवल, जिसे ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल बोलेंगे, हिंदी में ही प्रोनाउंस करेंगे वैसे उसे काला घोड़ा फेस्टिवल ही बोलेंगे। तो काला घोड़ा फेस्टिवल भारत में कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल। चलिए, हाँ मैं करा दूंगा जी, मैं बोल रहा हूँ मैं करा दूंगा, मैं बिल्कुल कल से लेकर चलूंगा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, सवाल का जवाब आपको समझ आ गया? हाँ मैं कल से पॉलिटी लेकर चलूंगा, पक्का लेकर चलूंगा, प्रॉमिस। मगर मैं कहीं ना कहीं एग्जाम को भी टारगेट करूंगा। पहले थ्योरी करा दूंगा, मान लीजिए 20-25 मिनट थ्योरी करा दूंगा, एक टॉपिक करा दूंगा, फिर सर आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसे लेकर चलूंगा। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन संबंधित होंगे उसी से पहले, मगर मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलूंगा। आपकी पॉलिटी प्लस एमसीक्यू ये इवेंट बनवा दूंगा, 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन हिस्ट्री, ऐसे लेकर चलने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मिलेगा ये बता दीजिए, कई बार आया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL की फुल फॉर्म रहेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हैज साइन अ पैक्ट विद अलायंस एयर टू सप्लाई 2 ऑफ इट्स Do-228 एयरक्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट इन विच स्टेट? राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस राज्य में तैनाती के लिए अपने दो Do-228, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ने दो अपने Do-228 एयरक्राफ्ट दिए हैं विमानों की आपूर्ति के लिए अलायंस एयर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब अलायंस एयर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे राज्य की डेवलपमेंट में और अच्छा कार्य हो सके। वो कौन से राज्य के साथ किए गए हैं? असम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे ना इन सवालों को, अगर आप मेरी नज़रों से इन सवालों को देखोगे, विशाल सिंह जी, मेरी 4 क्लासेस आपको पहले भी मिल जाएंगी सेम प्लेटफॉर्म स्टूडियोज़ पर। आज मेरी बिल्कुल लाइव क्लास है, कल तक प्रीमियर हो रही थी, आज से लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप मेरी नज़रों से, अब मैं मान लीजिए मैंने टर्न कर लिया, मैं आपकी नज़रों से सवाल को देख रहा हूँ, और अगर मैं एक सही विद्यार्थी हूँ, मैं यही सोचूंगा कि यार जब बार बार वही नाम लिखे आ रहे हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, तो क्यों ना यार मैं राज्य में ही नोट कर लूँ एक बारी में इन्हें, ताकि मेरी बार बार की मुसीबत ही दूर हो जाए। ठीक, सवाल का सही जवाब रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सवाल का सही जवाब। अब इस क्वेश्चन को उठाकर अगर मैं एक बार अरुणाचल प्रदेश में जोड़ दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा पूरा। 2 सवाल पढ़ लिया अरुणाचल प्रदेश के आज हमने। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। विच स्टेट विल लॉन्च डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर्स टू rid यंगस्टर्स ऑफ सेल फोन एंड ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन? युवाओं को सेल फोन और ऑनलाइन गेमिंग की लत से छुटकारा दिलाने के लिए कौन सा राज्य डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेगा? डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र की बात कर रहा है वो। ठीक, ऑप्शन है केरल, हरियाणा, असम या बिहार। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते होंगे। महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी। सर भगत सिंह कोश्यारी भारत के पहले ऐसे राज्यपाल हैं जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। कोंकणी भाषा की अगर बात करें तो 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से सन 1992 में इस भाषा को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। क्लियर? भारत के संविधान में अभी कितनी मौजूदा भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं सर। जो 23वीं भाषा है उसे जोड़ने की बात हो रही है, इवन न्यूज़ में भी है काफ़ी ज़्यादा, पहले काफ़ी न्यूज़ में था यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें या स्टेट पीसीएस के। तो भूटनी भाषा ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। इस भाषा को जोड़ने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ठीक, चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई। अब मान लीजिए आपके सामने वही दोबारा से वही 4 ऑप्शन, वही राज्यों के नाम। ठीक है जी, मेरी क्लास आपको 3 बजे मिल जाएगी वाईफाई स्टूडियोज चैनल पर, 3 बजे मिल जाएगी वाईफाई स्टूडियोज चैनल पर, और रात 8 बजे मिल जाएगी वाईफाई 2.0 चैनल पर। तो इन दोनों क्लासेस को अगर आप ले लेंगे, केवल 2.5-3 घंटे का काम है, तो जीके में महारथी हासिल हो जाएंगे। अरे भूतनी नहीं बोल रहे, भूटनी भाषा। अब मान लो तुम्हारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लग गई और वहाँ मजाक उड़ा गए ना अगर भाई साहब, सीधा
डिप्लॉय किया जाएगा। सवाल का सही जवाब केरल है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हमें लत लगी हुई है फ़ोन की, सबको लगी हुई है। वो गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो वैसे ही तुम्हें लत तो लगी हुई है और लात भी लगनी चाहिए अगर ज़्यादा फ़ोन के एडिक्ट हो रहे हैं लोग तो। ठीक, तो इसको छुड़वाने के लिए केरल ने स्टार्ट किया है ऑनलाइन डिजिटल डी एडिक्शन सेंटर, मतलब नशा मुक्ति जैसा होता है ना, तो नशा है भाई साहब फ़ोन का भी, तो उसे छुड़वाने के लिए शुरू किया गया केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, केरल भारत का शायद पहला ऐसा राज्य है जिसने वो इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग थी उसे बैन किया था, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को। 2018-17 का क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर बीजेपी एमएलए निबम आचार्य बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट। आपने सवाल मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ पहले। वरिष्ठ भाजपा विधायक निबम आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सवाल ध्यान से सुनिए, उम्मीद करूंगा समझ आपको आ गया होगा। वो बोल रहा है कि एक एमएलए है महिला, और वो महिला ना एक राज्य की पहली बार, मतलब उस राज्य की वो महिला पहली बार कोई महिला स्पीकर बनी है, और वो राज्य कौन सा है जिसमें ऐसा हुआ है। ठीक है, कि इस निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली महिला स्पीकर बनी है, सवाल ये है अगर और आसान भाषा में बोलूँ तो। ठीक, ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, बिहार या उड़ीसा। अब इस सवाल को हम लेके चलते हैं आगे। भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी, मतलब अपनी अध्यक्ष कौन थी। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल हो जाएगा, अध्यक्ष कौन थी, तो आप जवाब देंगे सर इस सवाल का जवाब है मीरा कुमार। ये मीरा कुमार जी महिला हैं, पुरुष नहीं है। ठीक है, सवाल का सही जवाब है मीरा कुमार। अगर हम बात करें ये कौन सी लोकसभा में थी, तो ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इन विच लोकसभा, ये कौन सी लोकसभा में बनी थी स्पीकर, कौन सी लोकसभा में ये स्पीकर थी? पहली तो ये हो गई भारत की अगर लोकसभा की बात करें। दूसरी कौन थी? तो दूसरी आपको मिल जाएंगी सुमित्रा महाजन। सेकंड कौन मिल जाएंगी? सेकंड आपको मिल जाएंगी सुमित्रा महाजन। ठीक, ये सेकंड नंबर की थी सुमित्रा महाजन। ये बाबू जगजीवन राम की बेटी हैं। बाबू जगजीवन राम वो व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। कौन रहे? सांसद रहे, एमपी रहे। सुमित्रा महाजन की के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें जाना जाता है किसके नाम से? ताई के नाम से। इन्हें जाना जाता है ताई जी के नाम से या ताई के नाम से। जैसे ममता बनर्जी जी को जाना जाता है दीदी के नाम से, अपना बहन जी के नाम से जाना जाता है मायावती जी को। इस प्रकार से मामा के नाम से जाना जाता है शिवराज सिंह चौहान को। इस प्रकार से ताई जी के नाम से जाना जाता है सुमित्रा महाजन को। ये सवाल रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए, ये सभी सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, एक एक पॉइंट बनाकर आपको लिखना होगा। ठीक है, सर कुमारी नहीं है, कुमार ही है, मैं तभी बोल रहा हूँ मेरा कुमार ही टिक करना है आपको पेपर में। कुमारी नहीं है, कुमार है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है गुजरात। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? गुजरात के न्यू सीएम कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री न्यू सीएम कौन बने हैं? एक सवाल ये भी बनेगा। इसके अलावा चंद सवाल और बनेंगे, मैं एक ही साथ आपको नोट डाउन करा देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको सारे एक साथ याद हो जाए। मैंने बहुत बार पढ़ा रखे हैं, मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पहली बार शायद क्लास ले रहे हो। देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि भारत के लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? तो आप जवाब देंगे सर जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर। गणेश वासुदेवन मावलंकर संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। जब संविधान सभा इंटरिम गवर्नमेंट की तरह काम करती थी तो ये अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। संविधान सभा का अध्यक्ष मतलब आप बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद थे। सर दिन में राजेंद्र प्रसाद थे, अध्यक्ष में तुम राजेंद्र प्रसाद ही टिक करना। मगर मान लो लिखने वाला पेपर अगर आ जाए या फिर वो पूछ जाए कि इंटरिम गवर्नमेंट में स्पीकर कौन थे, जो अंतरिम सरकार थी उसमें स्पीकर कौन थे, उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। क्लियर? पहले स्पीकर ये हो गए। सर ये पहले ऐसे स्पीकर थे जिनकी डेथ हो गई थी कार्यकाल के दौरान। तो मरने वाले भी पहले ऐसे स्पीकर थे जिनकी डेथ हो गई थी। जब इनकी डेथ हो गई थी तो ए आयंगर को बनाया गया था स्पीकर। ए आयंगर कौन थे? पहले डेप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के। इसके अलावा ऐसे एक और स्पीकर थे, सेकंड स्पीकर, जिनकी डेथ हो गई थी। उनका नाम था जीएमसी बाल योगी या बीएमसी बाल योगी। बाल योगी जरूर थे, अब जीएमसी थे बीएमसी थे वो एक बार विचार का मुद्दा है। जीएमसी बाल योगी, इतना ही टिक करना एग्जाम में, जीएमसी बाल योगी। इसके अलावा 2014 में एक एग्जाम हुआ था सीजीएल का, सवाल पूछा गया सबसे लंबे समय तक स्पीकर कौन रहे भारत के? इसका जवाब दीजिए जरा एक बार। सबसे मुश्किल सवाल आपके लिए छोड़ूंगा, इसका भी मैं दे देता हूँ। सवाल का जवाब है बलराम झाकर। सबसे लंबे समय तक स्पीकर कौन रहे? बलराम झाकर। 2 बार या 3 बार के आसपास बने थे बलराम झाकर। ठीक,
सबसे लंबे समय तक स्पीकर कौन रहे? बलराम झाकर। 2014 सीरियल का सवाल है। अभी चेंज हो गए हैं भूपेश पटेल इन करंट टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है। नाइट में जीबी मावलंकर, ये मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है पॉलिटी में, तो ये जो इजीली जवाब दे पा रहे हैं ना, तो आप लोग घबराना मत कि यार ये तो इजीली जवाब दे पा रहे हैं, हमारे साथ क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। ठीक, उम्मीद करूंगा जितने पॉइंट और फैक्ट्स बनते हैं आपको सभी समझ आ गए होंगे। इसके अलावा मीरा कुमार जी वाला समझ आ गया होगा आपको, जो स्पीकर से सवाल बन सकता है, मीरा कुमार जी वाला समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक सवाल और बनता है कि भाई सेकंड कौन रही, वो आपको समझ आ गया होगा, सुमित्रा महाजन। एक सवाल और बनता है, भारत का वो कौन सा राज्य था और भारत की वो पहली महिला जो किसी भी राज्य में स्पीकर बनी, उनका नाम क्या है? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। भारत की वो पहली महिला जो राज्य में स्पीकर बनी, उनका नाम क्या है? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो पुरानी किताबों को तुम आज भी उठाओगे ना, उसमें क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि वो कौन सा राज्य है या वो कौन सी महिला है जो पहली महिला है किसी भी राज्य में स्पीकर बनने वाली। नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सवाल का जवाब गुजरात था। अगला सवाल है, विच स्टेट इनॉग्रेट न्यू डिजिटल हब एट अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन? किस राज्य ने प्रौद्योगिक नवचार क्षेत्र में एक नए डिजिटल हब का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड न्यू डिजिटल हब टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन एट टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन? उसके पास टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन है, उसमें उसने डिजिटल हब का इनॉग्रेशन किया है। वो कौन सा राज्य है? कर्नाटका, हरियाणा, गुजरात या केरल? चलिए, राजस्थान वाला जो आप जवाब दे रहे हैं, वहाँ पे आपको कौन मिलेंगी? वहाँ मिलेंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मगर वो सवाल किस रूप में पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल कौन बनी? सर वो राज्यपाल थी, स्पीकर नहीं था। ठीक है, आप नाम बता देना मुझे। बलराम झाकर वाला पॉइंट समझ आ गया। सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना, जिसको जिसमें भी दिक्कत रहे, जिसको जिसमें भी समस्या रहे, आप पूछ सकते हैं। क्लास में भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रेसिडेंट भी बनी थी, सर वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है। हर सवाल अलग प्रकार का है, हर सवाल अलग प्रकार का है, सेम क्वेश्चन नहीं है, यही दिक्कत होती है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है केरल, ऑप्शन नंबर डी। अब 4 क्वेश्चन केरल से हो गए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। हु हैज़ प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर बेस्ट एमएलए अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द कर्नाटका असेंबली? कर्नाटका विधानसभा ने द्वारा स्थापित पहला सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कर्नाटका सरकार ने ना अपने एमएलए में से बेस्ट एमएलए चुना और पहली बार ये काम हुआ कर्नाटका में। सवाल ये है किसे दिया गया ये पुरस्कार? केवल इतना, बी एस येदुरप्पा को, उमंता कोटीन को, बी वी ककलिया को या फिर सिद्धप्पा कंबली को? चलिए, अभी मौजूदा समय में कर्नाटका में मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? बोमाई मिलेंगे। बोमाई करके सीएम वहाँ पे आपको नजर आएंगे, सीएम नजर आएंगे बोमाई। इसके अलावा वहाँ गवर्नर आपको नजर आएंगे तवरचंद गहलोत। गवर्नर आपको नजर आएंगे तवरचंद गहलोत के रूप में आपको वहाँ के गवर्नर नजर आएंगे। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु नजर आएगी, बेंगलुरु का सिंबल BU नजर आएगा। बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT क्षेत्र भी आप जानते ही हैं, ठीक है ना। सवाल का सही जवाब है बी एस येदुरप्पा। बी एस येदुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के। ये पॉइंट भी उम्मीद करूंगा आपको समझ आता होगा। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, साउथ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साउथ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए, साउथ का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आज आपके लिए ये भी होमवर्क है। आप सर ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ईस्ट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, नॉर्थ में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वेस्ट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और साउथ में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसके जवाब देंगे। ईस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा, कौन सा राज्य? राजस्थान मिल जाएगा। सर वेस्ट वाला आपको ढूंढना पड़ेगा, नॉर्थ वाला आपको ढूंढना पड़ेगा और साउथ वाला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में, साउथ वाला पूछा गया, PCS में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है, विच स्टेट हैज एग्रीड विद विंग श्योर एंड इंश्योरेंस टेक वेंचर स्पिन आउट फॉर SRI इंटरनेशनल? किस राज्य ने SRI इंटरनेशनल के एक इंश्योरेंस टेक वेंचर स्पिन आउट विंग शेयर के साथ सहमति व्यक्त की है? मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ? एक राज्य सरकार के साथ हुआ है। किसका एग्रीमेंट हुआ है? तो इंश्योरेंस वेंचर कंपनी है, उसके साथ हुआ है। बस सवाल ये है उस राज्य का नाम क्या है? चलिए, तमिलनाडु नहीं है, सुशील कुमार जी बोल रहे हैं कर्नाटका, बहुत बढ़िया। चलिए सर, अगर मैप मान लो तुम्हें मैप नहीं आते, मान लो भाई साहब कि भारत का मैप आता ही नहीं, यार मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैम हमने पढ़ाई शुरू करी थी, नहीं आता था मैप, मान लो नहीं आता यार, एक्सेप्टेड कि नहीं आता मुझे मैप। अब आपको ये पूछना है कि सर मुझे मैप नहीं आता, मुझे नहीं पता सर,
क्या मैं हाथ रख के रट लूँ या सर कोई और तरीका है? सर एक तरीका और है, वो ब्लॉक वाले मैप आपको याद होंगे, वो ब्लॉक वाले मैप आते थे बचपन में जोड़ने वाले, क्यों ना उसे लिया है? अगर मान लीजिए आप बोलेंगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, इतना पैसा नहीं है सर वो मैप लिया है, सर आप क्या कीजिए, मान लीजिए वो 100 रुपये का आ रहा है ब्लॉक वाला मैप, आप क्या कीजिए, आप वो 10 रुपये का ना वो लाइए थर्माकोल, 10 रुपये का 20 रुपये का थर्माकोल लाइए। सर 20 रुपये का ही आप लेकर आइए वो चार्ट वाला बड़ा वाला मैप, ठीक है, बड़ा वाला मैप लाइए चार्ट वाला, 10 का या 20 का, 20 का 40 का काम हो गया सर। छुरी को कीजिए साहब गरम, अबे गरम करके मार मत देना कहीं तुम लोग, हम तो सर पतंगे के कन्ने बनाएंगे इससे। चिपका दीजिए कार्डबोर्ड पे, चिपका दीजिए थर्माकोल पे, और सर एक एक मैप को कर लीजिए, काट लीजिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। फिर जोड़िए। और बड़े वाले मैप से पता है क्या फ़ायदा होगा? उससे आपको फ़ायदा ये होगा, सर मान लीजिए आपको याद करना है कि यार कितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं। अब आपको याद करना है, आप यार बार बार भूल रहे हो यार कि सबसे ज़्यादा नदी भारत में किस राज्य में, आप बार बार भूल रहे हो, स्किप हो रहा माइंड से। किसकी लंबाई कितनी है, स्किप हो रहा माइंड से। कौन सी नदी कहाँ गिर रही है, स्किप हो रहा माइंड से। क्या कीजिए सर, तिल्ली, झाड़ू की तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली होती है, अफोर्ड कर सकते हो उम्मीद करूँगा, और फ्री बैठे हो तुम, मैं ये भी जानता हूँ तुम फ्री बैठे हो, बिल्कुल वेले आदमी हो, तो भाई वो माचिस की तिल्ली में झंडे का यूँ आकार बना के लगा दीजिए, थोड़ा बड़ा लगा दो, तुम्हारी मर्जी है भाई, वो बना लीजिए तिल्लियाँ, झंडे बना लीजिए, तिल्लियाँ बना लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, घोट गया तुमने मैप, पूरा मैप घुट गया सर। तुम्हें एक एक नदी की लंबाई याद होगी, तुम ये बता दो कि घर के पीछे से यहाँ से निकल रहा है नाला, ऐसे ही तुम्हें मैप याद हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, ठीक, इस तरीके से काम करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। चलिए, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी, स्थापना सब आपको बता रखी है, हैदराबाद आपको राजधानी मिल जाएगी, मूसी नदी मिल जाएगी वहाँ पे, हैदराबाद जिसके किनारे मतलब मूसी नदी के किनारे आपको हैदराबाद मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। श्री जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड इन विच स्टेट? वो बोल रहा है जी किशन रेड्डी जी ने परशुराम कुंड की मरम्मत के लिए आधारशिला रखी है, बताइए किस राज्य में? ऑप्शन है असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए भाई देखिए, मेरा काम है आपको सजेशन देना, सजेशन को मानना ना मानना वो आपकी निर्भरता है, आप पर डिपेंड करता है। जी राहुल कुमार जी, ठीक है, आप बहुत बढ़िया। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। सर छोटा वो केवल इतना पूछेगा कि परशुराम कुंड भारत में कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, परशुराम कुंड भारत में कहाँ पर मौजूद। विद्यार्थी इतना समझदार है, वो ऑप्शन में राजस्थान जरूर देगा, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जैसे ही राजस्थान पे उसकी नज़र पड़ेगी ना, उसको स्माइल आएगी, ऐसी हंसी आएगी चेहरे, कह रहा मजाक हो गया पेपर में, कह रहा ये तो हल्का क्वेश्चन, इतना हल्का क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो तुम। अरे भाई वो पुष्कर को परशुराम से कनेक्ट करेगा, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने कर दिया होगा, पुष्कर को परशुराम से कनेक्ट करेगा और सवाल का जवाब राजस्थान देकर आगे बढ़ जाएगा। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। तो केवल इतना आ जाए परशुराम कुंड कहाँ पर है, तो भाई अरुणाचल प्रदेश टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। द वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? दुनिया की सबसे ऊंची इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या बिहार में? चलिए मैं बता रहा हूँ, ग्रुप डी में नहीं आएंगे सर ये सब क्वेश्चन। सर ज़रूर आएंगे, मैं हर क्वेश्चन में अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये ग्रुप डी में ऐसे बनेगा, यूपीएसआई में ऐसे बनेगा, जीडी में ऐसे बनेगा, यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मैं हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस तरीके से। अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मगर विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज होगा, कह रहा ऊंचाई कहाँ पे, ऊंचाई कहाँ पे? अरे ऊंचाई जहाँ पर होगी वहाँ पहाड़ होंगे। अब तुम हरियाणा में बोल रहे हो सर हरियाणा में पहाड़ है, अब हरियाणा में आपको मिलेगी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई आपको मिलेगी 1722 स्क्वायर फीट, ठीक है ना, तो आपको इतनी ऊंचाई उसकी मिल जाएगी। अब भाई विद्यार्थी ढूंढ रहा कहाँ पे, कहाँ पे? सर जहाँ पर ये मौजूद है वो 500 फीट ऊंचाई पर है। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, 500 फीट की ऊंचाई पर है। सिप्ती डिस्ट्रिक्ट में ये जगह आपको मिलेगी, सिप्ती डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है, सिप्ती डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है विच स्टेट विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप एट द कलिंगा स्टेडियम? आज ही पढ़ाया है सवाल, वो फुटबॉल लिख दिया था, फुटबॉल को काट के मैंने बोला हॉकी कीजिए इसे, ठीक।
कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया मृत्युंजय जी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज ही पढ़ाया है ये सवाल आपको, आज ही ये क्वेश्चन करवाया है, स्टार्टिंग में ही था ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को वो ग्रुप डी में पूछना चाहता है, वो आपसे वैसे तो ग्रुप डी का ही क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, मतलब जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसी लेवल का सवाल है, बिल्कुल वन लाइनर बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए और आसान करना चाहता है वो इस क्वेश्चन को, तो सर वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि वो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे कलिंग स्टेडियम मौजूद है। वो भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे कलिंग स्टेडियम मौजूद है। अब आपने अगर क्वेश्चन पूरा पढ़ रखा होगा तो कलिंग स्टेडियम में करवाया गया क्या? जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। सवाल का सही जवाब उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का वो पहला शहर है जहाँ पे 100% टीकाकरण हो गया। अब भाई साहब पोलियो की ड्रॉप नहीं लग रही, ड्रॉप लग रही है कौन सी वाली? कोविड वाली। तो 18 वर्ष की आयु से जितने ऊपर के लोग हैं उनको सबको वैक्सीनेट कर दिया गया भुवनेश्वर में। वो भारत का पहला शहर है। अब सवाल पूछ लिया जाए कि वो राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी को पूर्णतः वैक्सीनेट कर दिया गया, तो सवाल का जवाब उड़ीसा। राजधानी पूछ जाए, शहर पूछ जाए तो भुवनेश्वर। सवाल का जवाब उड़ीसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच स्टेट हैज़ बर्न 2479 राइनो हॉर्न्स ऑन सेप्टेम्बर 22 ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड राइनो डे। अब याद रखना सबसे पहले कि विश्व राइनो डे, गैंडा दिवस की बात कर रहा है वो, विश्व गैंडा दिवस राइनो डे मनाया कब जाएगा? पहले तो ये बताइए, विश्व राइनो डे कब मनाया जाएगा? अवसर पर 22 सितंबर को राज्य ने 2479 गैंडों के सींग को जलाया है। वो कौन सा राज्य है? चलिए देखो, अगर तुम ट्रिक से सीख जाओगे ना चीज़ों को टैकल करने की, तो यार पेपर हर बार इजी आता है, बस दिमाग लगाना होता है पेपर में। अब ये क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ राइनो डे कब मनाया जाएगा? जवाब दीजिए भाई फटाफट। राइनो डे कब मनाएंगे? अब सवाल का जवाब तो समझ रहे हो, असम है। बहुत बढ़िया, सवाल का जवाब तो असम है। राइनो डे कब मनाएंगे? चलिए, विश्व राइनो डे कब मनाया जाएगा? विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाएगा? सवाल का जवाब असम है। असम में मौजूद है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? वो वन एक सींग वाले राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो 2479 राइनो के हॉर्न्स को जलाया गया, उनके सींगों को जलाया गया, ये आप जानते होंगे। विश्व राइनो डे कब मनाएंगे? चलिए, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए भाई फटाफट से, फटाफट जल्दी से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाएंगे? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए बहुत बढ़िया, वो डेट बोल रहा है, वो सामने ही बोल रहा है कि भाई साहब विश्व राइनो दिवस के अवसर पर, मतलब राइनो डे के अवसर पर ही तो मनाया गया है। सवाल का जवाब होगा 22 सितंबर। इतना ही दिमाग लगाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ यूनिक प्रोजेक्ट टाइटल मोबाइल म्यूजिक बस, मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? मोबाइल संगीत कक्षा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मोबाइल म्यूजिक बस नामक एक अनूठी परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करी है? चलिए, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा या जम्मू और कश्मीर। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वहीं पर लिखा हुआ था आंसर, बस उतना ही दिमाग लगाना था। जो गया है सर्च करने, जो सर्च करने गया सर वो सर्च करेगा। 2011 से मनाया जा रहा है, 21 सितंबर वहाँ उसको लिखा हुआ नजर आएगा, फिर वो 22 सितंबर जवाब देगा। तो वहाँ पर दे दिया उसने जवाब, वहीं से आप जवाब दे दीजिए। वो बोल रहा है उसके अवसर पे करा गया। चलिए, ये जो प्रोजेक्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? सवाल का सही जवाब क्या होगा? रोबनीश कुमार जी बोल रहे हैं जम्मू और कश्मीर। सर सवाल का सही जवाब दिल्ली है। आपने देख लिया होगा देशभक्ति वाला भी कुछ लॉन्च किया गया कार्यक्रम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, ठीक है ना। तो वो देशभक्ति वाला जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी स्टडीज़ करवाई जाएंगी बच्चों को। ये किसने शुरू किया, किस राज्य सरकार ने? तो दिल्ली टिक कर देना इसमें भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल स्क्रीन पर है। सवाल है, रतन चक्रवर्ती टुक चार्जेस एज अ सेप्टेम्बर, रतन चक्रवर्ती टुक चार्जेस एज अ स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? रतन चक्रवर्ती ने किस राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, मतलब स्पीकर चुने गए हैं वो, किस राज्य के? सवाल यहाँ पर ये है, त्रिपुरा के, सिक्किम के, असम के या फिर मणिपुर के? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रतन चक्रवर्ती वाला, जवाब दीजिए। स्टेट के क्वेश्चंस हैं जी, ये स्टेट के क्वेश्चंस हैं, स्टेट अफेयर्स बोलता हूँ मैंने, स्टेट वाइज अफेयर्स हैं ये, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। और सर ये प्रॉपर स्टैटिक जीके बनती है, ये प्रॉपर स्टैटिक जीके, एक नंबर स्टैटिक जीके बनेगी यहाँ से। कि कलिंगा आपने देखा, आपने जीआई टैग देख लिए,
हैं करंट के क्वेश्चन मगर बनेंगे जीके में, स्टैटिक जीके में बनेंगे। सवाल का सही जवाब त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, फटाफट बता दीजिए। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ जो सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है, उसका नाम है 0 डिग्री लाइन। उसका नाम है 0 डिग्री लाइन। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगती है उसका नाम 2 या 3 बीघा जमीन आपको नजर आएगा। 100वां संविधान संशोधन हुआ था भारत और बांग्लादेश की जमीन विवाद को सुलझाने के लिए। 100वां संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन हो जाता सन 1974 में, जब बैठी हुई थी इंदिरा गांधी और बांग्लादेश में बैठे हुए थे शेख मुजीबुर रहमान, बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो मौजूदा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। मगर जब तक ये कार्य हो पाता, उसी बीच में बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान को परिवार समेत कत्ल कर दिया गया। भाई, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, नाना, नानी, बहन, भतीजा सभी को मार दिया गया। बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान के खानदान के सभी लोगों को कत्ल कर दिया गया। केवल 2 बेटियां बची, जिसमें से एक बेटी का नाम था शेख हसीना, एक और बेटी है उनका नाम मैं थोड़ा सा मिस करता हूँ, हमेशा ही मिस कर देता हूँ उनका नाम, ठीक है। एक बेटी पढ़ रही थी फॉरेन में और एक बेटी पढ़ रही थी दिल्ली के विश्वविद्यालय में, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रा थी, ठीक है। इसीलिए वो दोनों बच गई, उन दोनों को बचा लिया गया। उसके बाद में जाकर शेख हसीना ने 1990 के आसपास राजनीति में सक्रिय हुई हैं, फिर वो इलेक्शन जीती हैं। क्लियर। सवाल का जवाब त्रिपुरा है। बांग्लादेश और भारत का जो सीमा विवाद है वो आप समझ गए होंगे। 100th अमेंडमेंट करवाया गया था, ये सवाल पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में। 100वें संविधान संशोधन से संबंधित ये सवाल पीसीएस में भी पूछा गया है, मगर स्टेटमेंट कंक्लूजन के आधार पर। वहाँ 4 स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, उसमें से आपको बताना था कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। Which state has robbed UNICEF and Center for Policy Research for Urban-Rural Convergence on facial sludge and septage management? भाई साहब वो जो वेस्ट होता है ना, उसकी मैनेजमेंट के लिए किस राज्य ने हस्ताक्षर किए हैं, बस ऐसा सवाल है। मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में भी। मल कीचड़ और स्पर्श प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर शहरी ग्रामीण अभिसरण के लिए किस राज्य ने यूनिसेफ और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में भाग लिया है? बताइए भाई, किस राज्य ने भाग लिया है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? जी, 2 बेटी बची थी, अगरतला कैपिटल बता रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। देखिए ये सभी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सभी पॉइंट्स से क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। मान लीजिए सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि भाई शेख हसीना के पिता कौन है, मैंने बता दिया बांगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान। डेथ कब हुई थी? तो भाई डेथ हुई थी 15 अगस्त 1975 को। 15 अगस्त 1975 को, 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? उदासीनता दिवस मनाते हैं। अब सवाल पूछ लिया जाए उदासीनता दिवस किस देश में मनाया जाता है, तो आप जवाब देंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब? 26 मार्च 1972 को। आज़ाद तो हो गया था 16 दिसंबर को, मगर आज़ादी का इंडिपेंडेंस डे वो कब मनाता है? तो 26 मार्च 1972 से आज़ादी दिवस मनाता है। क्योंकि भाई आप सभी लोग जानते होंगे शिमला समझौता हुआ, वहाँ से आए जुल्फ़िकर अली भुट्टो, उनके साथ में आई थी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो बेटी थी जुल्फ़िकर अली भुट्टो की। अब हमारी जीत हुई युद्ध में, मगर हमारी डिप्लोमेटिक हार हुई, क्योंकि शिमला समझौते में हम बहुत सारी चीज़ों को मांग सकते थे। पाकिस्तान से बोल सकते थे पहले पाक अधिकृत कश्मीर लेंगे, फिर तुम्हारे 1 लाख लगभग सिपाही तुम्हें वापस देंगे। मगर कहते हैं कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव था यूएसएसआर का, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट यूनियन का, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट यूनियन का हमारे ऊपर दबाव था, मतलब यूएसएसआर का हमारे ऊपर दबाव था, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का हमारे ऊपर दबाव था। और कहते हैं अगर भारत आनाकानी करता तो परमाणु युद्ध छोड़ सकता था, अमेरिका भी कूद सकता था, इसीलिए भारत ने जल्दी छोड़ दिया। चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मेनिका शुक्ंड वॉज अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैंपेन फॉर विच स्टेट? 2020 फेमिना मिस इंडिया के रूप में आप देखेंगे मेनिका शुक्ंड को, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वाटर मैनेजमेंट का, किस राज्य का? सवाल यहाँ पर ये है। चलिए 30वें नंबर का सवाल है, जवाब दीजिए। ये सभी फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि भाई ये फैक्ट से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाए, तो आपको याद रखने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक, सवाल का सही जवाब हरियाणा है। हरियाणा आज़ाद हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे अभी आपको? मनोहर लाल खट्टर। डेप्यूटी सीएम आपको मिल जाएंगे कौन? तो आप जवाब दोगे सर दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में एमपी बन गए थे सर, एमएलए हैं अभी तो। एमएलए और एमपी में उम्मीद करूंगा आपको अर्थ पता होगा। एमएलए की फुल फॉर्म रहती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी की फुल फॉर्म रहती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो तो हो सकता है राज्यसभा में या लोकसभा में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कब बने थे? जब उनकी उम्र थी 26 साल, मगर अभी वो एमएलए हैं, ठीक है, दुष्यंत चौटाला।
और 26 साल की उम्र में वो सबसे कम उम्र के एमपी चुने गए थे, सबसे कम उम्र के एमपी चुने गए थे वो जब वो 26 साल के थे। मगर अभी उनका रिकॉर्ड टूट गया है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की एमपी चुन ली गई है 25 साल की उम्र में, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है चंद्राणी मुर्मुरू, जिनका नाम है चंद्राणी मुर्मुरू, जिनका नाम है चंद्राणी मुर्मुरू। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। उड़ीसा से आती हैं। डेप्यूटी सीएम कौन है, तो डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अ न्यू एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ हाइड्रोपॉन्ट शार्क हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट बाय द रिसर्च फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में हाइड्रोपोडेंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज करी है, बताइए। जोग्राफिकल जियोलॉजिकल सर्वे का हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये दोनों पॉइंट बताइए भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है और इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान से संबंधित आज ये 5वां क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी हम करेंगे अपनी दूसरी क्लास में, बाकी कंटिन्यू करेंगे। कल पॉलिटी का एक टॉपिक भी सोच रहा हूँ कोई क्लियर कर दूंगा, इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दूंगा, एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूंगा। यार मैं चाहता तो हूँ थ्योरी पढ़ाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ रहे हो, थ्योरी मैं पढ़ा दूंगा खड़े खड़े, मगर बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम रहता है। अब एक का निकलता है एग्ज़ाम, फिर दूसरा एग्ज़ाम आ जाता है, उस बीच में यार थ्योरी पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता। मैं सोच तो रहा हूँ बीपीएससी के लिए तुम्हें थ्योरी पढ़ा दूँ, बीआरपीसीएस के लिए पॉलिटी वाली, मगर अब देखते हैं जैसी परिस्थिति बनेगी उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलूँगा मैं। अभी मैं प्लेयर आपको पहले बोल रहा हूँ क्लियर, मगर हाँ अगर पॉलिटी को उठाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस में ही आपको इतना डिटेल एक्सप्लेन कर दूँ कि काम चल जाए। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ वेडनेसडे को क्लासेस रहेंगी 4-5 और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी वो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।